घमंडी नूडल्स वाला। गांव के चौक पर एक छोटी सी नूडल्स की दुकान थी। लकड़ी का ठेला, ऊपर टीन की छत और उस पर लिखा था रामू स्पेशल नूडल्स। इस दुकान का मालिक था 40 साल का रामू। शुरुआत में रामू बहुत सीधा और मेहनती इंसान था। सुबह से शाम तक पसीना बहाता और बड़े प्यार से नूडल्स बनाता। गांव वाले कहते थे, अरे भाई, रामू के हाथ का स्वाद ही अलग है। सच में उसकी नूडल्स खाए बिना तो हफ्ता पूरा नहीं होता। रामू मुस्कुराकर कहता, अरे चाचा, आप लोगों का प्यार है तभी तो दुकान चल रही है। लेकिन जैसे जैसे दुकान की कमाई बढ़ी, रामू का व्यवहार बदलने लगा। अब उसकी आवाज में मिठास नहीं, घमंड आ गया था। एक दिन एक बुजुर्ग किसान आए और बोले, रामू बेटा, जरा कम तीखा बना देना, दांतों में दर्द है। ये होटल है, कोई घर नहीं। जैसा बनता है वैसा ही मिलेगा। पास खड़े युवक आपस में फुसफुसाए, क्या हो गया है रामू को? पहले तो ऐसा नहीं था। कुछ दिनों बाद स्कूल के मास्टर जी आए। मास्टर जी मुस्कुराकर बोले, रामू, आज थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखो, बच्चे भी आ रहे हैं। मास्टर जी, मुझे मत सिखाइए। मेरी नूडल्स पूरे इलाके में सबसे मशहूर है। मास्टर जी चुप रहे, लेकिन गांव वालों के मन में बात बैठ गई। धीरे धीरे लोगों ने दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया। पास के गांव से एक नया लड़का ठेला लेकर आया। वो हर ग्राहक से कहता, आइए चाचा, बैठिए, पहले पानी पीजिए। स्वाद ठीक है पर व्यवहार बहुत अच्छा है। और उधर रामू की दुकान सूनी पड़ने लगी। एक शाम रामू अकेला बैठा था। चूल्हा ठंडा था और आंखों में चिंता। तभी मास्टर जी आए, धीरे से बोले, रामू, याद है जब तुम कहते थे कि दुकान हमारे प्यार से चलती है? हाँ मास्टर जी। स्वाद पेट भरता है, लेकिन सम्मान दिल भरता है। जिस दिन तुमने लोगों की कद्र करना छोड़ा, उसी दिन लोगों ने तुम्हारी दुकान छोड़ दी। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन से उसने सब बदल दिया। बुजुर्ग आए तो बोला, चाचा, आज कम मसाले वाली नूडल्स तैयार है। बच्चे आए तो मुस्कुराकर कहा, अरे मेरे छोटे दोस्तों, बैठो, अभी गरम गरम बनती है। गांव वाले फिर कहने लगे, देखो, हमारा पुराना रामू वापस आ गया। धीरे धीरे दुकान फिर चल पड़ी। लेकिन इस बार रामू के चेहरे पर घमंड नहीं, कृतज्ञता थी। कहानी की सीख, घमंड इंसान को ऊंचाई से गिरा देता है, लेकिन विनम्रता उसे फिर से ऊपर उठा देती है। मटन बिरयानी वाले की सफलता। गांव के बाहर एक धूल भरी सड़क के किनारे एक छोटी सी बिरयानी की दुकान लगती थी। दुकान के पीछे खड़ा रहता था 40 साल का रामू। सुबह 4 बजे उठना, मटन लाना, मसाले पीसना और लकड़ी के चूल्हे पर घंटों खड़े रहना। लेकिन मेहनत के बदले अक्सर खाली कुर्सियां मिलती थी। गांव के लोग ताने देते, ठेले से कौन बिरयानी खाता है? इतनी मेहनत किस काम की? रामू कुछ नहीं कहता, बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपना काम करता रहता। रात को घर में पत्नी सीता सिक्के गिनती थी और हर बार वही सवाल, इससे घर कैसे चलेगा? 12 साल का राजू सब चुपचाप सुनता। एक दिन उसने कहा, बाबा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आपके साथ दुकान पर काम करूंगा। रामू का दिल कांप गया। उसने राजू को गले लगाया और बोला, नहीं बेटा, तेरा सपना मेरी जिम्मेदारी है। उस रात रामू सो नहीं पाया और अगली सुबह उसने एक फैसला लिया। अगर मेरे पास बड़ा होटल नहीं है तो क्या हुआ, मेरी बिरयानी सबसे दिल से बनेगी। अब हर दाने में ईमानदारी थी, हर मसाले में प्यार था। गरीब ग्राहक कम पैसे देते तो रामू कहता, कोई बात नहीं, आज पेट भर के खा लो। धीरे धीरे गांव में खुशबू फैलने लगी। फिर एक दिन शहर से कुछ लोग आए। उन्होंने बिरयानी खाई और चुप हो गए। फिर बोले, ऐसा स्वाद हमने कभी नहीं चखा। उन्होंने वीडियो बनाया और वो वीडियो पूरे शहर में फैल गया। अब रोज लाइन लगती थी। ठेले के आगे उम्मीद खड़ी रहती थी। कुछ महीनों बाद वही ठेला एक पक्की दुकान बन गया। राजू अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। सीता की आंखों में अब चिंता नहीं, सुकून था। एक दिन किसी ने रामू से पूछा, इतनी सफलता का राज क्या है? रामू मुस्कुराया और बोला, छोटा काम कभी छोटा नहीं होता, अगर उसे बड़े दिल से किया जाए। मेहनत, ईमानदारी और सब्र, ये 3 चीजें किस्मत बदलने के लिए काफी होती हैं। बांस का स्वाद और इंसानों की सीख। उत्तर पूर्व भारत के एक छोटे से गांव हरिया पानी में लोगों का जीवन प्रकृति के साथ घुला मिला था।
हरे भरे जंगल, साफ नदी और सबसे खास बांस के घने झुरमुट जो इस गांव की पहचान थे। गांव वाले बांस का इस्तेमाल घर बनाने, टोकरी बुनने, संगीत के वाद्य बनाने। इसी गांव में रहता था एक 12 साल का लड़का आनंद, जिज्ञासु, शरारती और खाने का बेहद शौकीन। उसकी दादी लक्ष्मी दादी गांव की सबसे अच्छी रसोइयों में से एक थीं। उनके हाथों में ऐसा जादू था कि साधारण से बांस को भी वो स्वादिष्ट व्यंजन में बदल देती थीं। बांस की कढ़ी, बांस का अचार, बांस की खिचड़ी और क्या नहीं। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। लगातार बारिश की वजह से खेती चौपट हो गई, सब्जियां सड़ गईं और खाने के लिए बहुत कम सामान बचा। गांव वाले चिंतित हो उठे कि अब भोजन कहां से आएगा। लक्ष्मी दादी ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, भैयों बहनों, घबराने की जरूरत नहीं है। जंगल में पुराना साथी खड़ा है, बांस। ये सिर्फ घर बनाने में नहीं, पेट भरने में भी काम आता है। गांव वाले हक्का बक्का रह गए। किसी ने कहा, अरे दादी, बांस भी खाना होता है क्या? दादी मुस्कुराईं, हाँ बच्चे, बांस के कोमल अंकुर दुनिया के सबसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों में से एक हैं। बस सही तरह से पकाना आना चाहिए। अगले ही दिन दादी आनंद को लेकर जंगल में गईं। बारिश के बाद की मिट्टी में कोमल बांस के अंकुर आधे बाहर झांक रहे थे। दादी बोली, आनंद देख, ये छोटे छोटे अंकुर, इन्हीं से गांव का संकट दूर होगा। आनंद ने उत्सुकता से देखा, दादी, इनका स्वाद कैसा होता है? पहले चक्कर तो देख, दादी ने मुस्कुराकर कहा। घर लौटकर दादी ने पूरा गांव बुलाया और एक बड़ा सा चूल्हा जलाया। बांस के कोमल हिस्सों की सफाई की गई, मसाले तैयार हुए और धीरे धीरे एक सुगंध फैलने लगी जिसे गांव ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। थोड़ी मिट्टी की खुशबू, थोड़ी धुएं की और बांस की एक अलग ही महक। जब खाना तैयार हुआ, गांव वाले कतार में खड़े हो गए। पहला कौड़ लेते ही सबकी आंखें चमक उठीं। ये तो कमाल का स्वाद है। सच में इतना हल्का, इतना पौष्टिक, पेट भी नहीं भारी लग रहा। प्रकृति हमेशा हमें भोजन देती है, बस हमें उसे पहचानना और सम्मान करना आना चाहिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद जब बारिश रुकी और खेती फिर से संभलने लगी, आनंद को एक बात खटकने लगी। वो देख रहा था कि कई बच्चे खेलते खेलते छोटे बांस के पौधों को तोड़ देते थे। वो दौड़कर उनके पास गया और बोला, अरे इन्हें मत तोड़ो, ये सिर्फ खाना नहीं, हमारी रक्षा भी करते हैं। बाढ़ और तूफान में ये मिट्टी को बहने से बचाते हैं। बच्चों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? आनंद ने मुस्कुराकर कहा, उतना ही लो जितना जरूरी हो, और जितना लो उतना ही वापस लगाओ। बच्चों ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसी शाम पूरे गांव ने मिलकर एक बांस लगाओ अभियान शुरू किया। हर परिवार ने अपने घर के पास छोटे बांस लगाए। कुछ ही हफ्तों में गांव फिर से हरियाली से भर गया। लक्ष्मी दादी ने आनंद को देखकर कहा, देखा बेटा, भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, अगर समझदारी से इस्तेमाल हो तो आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षा देता है। आनंद गर्व से बोला, दादी, अब मैं समझ गया, बांस सिर्फ जंगल का पौधा नहीं, हमारा साथी है। गांव वालों ने उस दिन से बांस को सिर्फ एक साधारण चीज नहीं, बल्कि प्रकृति के उपहार के रूप में सम्मान देना शुरू किया। और हरिया पानी गांव एक मिसाल बन गया, ऐसा गांव जहां भोजन और प्रकृति एक साथ जीना सिखाते थे। लालची जलेबी वाला। एक छोटे से कस्बे में गोपाल नाम का एक जलेबी वाला रहता था। उसकी जलेबियां पूरे इलाके में मशहूर थीं। खस्ता, गरम गरम और इतनी मीठी कि लोग दूर दूर से खरीदने आते थे। लेकिन गोपाल की एक बुरी आदत थी, वो बहुत लालची था। गोपाल हमेशा ग्राहकों को कम जलेबी तौलता, पैसे ज्यादा लेता और कहता, अरे भाई, मेरी जलेबी इतनी खास है, थोड़ा ज्यादा दाम तो बनता ही है। गांव वाले मन ही मन नाराज होते, पर जलेबी के चक्कर में कुछ कह नहीं पाते। एक दिन एक बूढ़ी दादी उसकी दुकान पर आई। दादी ने कहा, बेटा, मुझे बस 2 ही जलेबी दे दो। लेकिन गोपाल ने सोचा, इतनी बूढ़ी दादी क्या समझेंगी, इन्हें कम जलेबी दूंगा और पैसे ज्यादा ले लूंगा। जैसे ही दादी ने जलेबी खाई, वो मुस्कुराई और बोली, गोपाल बेटा, लालच बुरा होता है, याद रखना, जो देता है वही वापस मिलता है। गोपाल हंस दिया, अरे दादी, ये दुनिया ऐसे नहीं चलती।
उस रात गोपाल दुकान बंद करके सोने गया। अचानक धप हलचल हुई। देखता क्या है, उसकी बड़ी कड़ाही से जलेबियां खुद ब खुद बाहर कूदने लगी। वे घूम घूम कर चिल्लाने लगी, लालची गोपाल, लालची गोपाल। गोपाल डरकर इधर उधर भागने लगा। जलेबियां उसे पकड़कर जलेबी का गोल गोल घेरा बनाने लगी। थोड़ी देर बाद दुकान में वही दादी प्रकट हुई। वे मुस्कुरा रही थीं। अब उनका चेहरा गोपाल? चमक रहा था। गोपाल समझ गया ये कोई साधारण दादी नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी का रूप थी। दादी बोली, गोपाल, तुम्हारी मेहनत अच्छी है लेकिन लालच से तुम्हारा नाम बिगड़ रहा है। अगर लोगों को खुशी से खिलाओगे, ईमानदारी से कमाओगे तो असली मिठास तुम्हारी जिंदगी में आएगी। गोपाल रोते रोते बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी लालच नहीं करूँगा। अगली सुबह गोपाल ने अपनी दुकान की तख्ती बदल दी। ईमानदार जलेबी, दिल से मीठी। अब वो पूरे दिल से जलेबी बनाता, ठीक से तौलता और मुस्कुरा कर देता। लोग उसकी ईमानदारी से इतना खुश हुए कि कुछ ही दिनों में गोपाल की दुकान पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई। कहानी का संदेश, लालच से मिठास नहीं, मुसीबत मिलती है। ईमानदारी से कमाया हुआ हर निवाला सबसे मीठा होता है। गरीब भेलपुरी वाली की सफलता। रामचरण एक गरीब भेलपुरी वाला था। वो गांव में अपनी बीवी कमला और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था और सुबह सुबह एक टोकरे में वो सारा सामान लेकर गली गली गांव गांव भेलपुरी बेचा करता था और शाम को जो भी आमदन होती अपनी पत्नी कमला को दिया करता था। अरे कमला, कहाँ हो भाई? आ जाओ बाहर, मैं आ गया हूँ। लो पकड़ो आज की कमाई, और हाँ, जल्दी से कुछ खाने को दो, मैं थक चुका हूँ। आती हूँ। आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। कमला अपने पति के सिर से टोकरा उतारती है और रामचरण द्वारा दिए गए पैसे लेकर घर के अंदर चली जाती है। रामचरण हाथ पैर धो के आता है तो कमला उसे गरम गरम खाना खिलाती है। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। रामचरण काम पे चला जाता था और कमला घर संभालती थी। काम से वापस आ रहा था तभी एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी जिसमें रामचरण की मौत हो गई। हे भगवान, ये तूने क्या किया? ये मुझे किन बुरे कर्मों की सजा मिली है? अब मैं क्या करूंगी? अपने बच्चों को कैसे अकेले पालूंगी भगवान? अभी कमला ये सब सोच ही रही थी तभी पड़ोस में रहने वाली श्यामा चाची उससे मिलने आती है और वो कमला से कहती है, रोना बंद कर, अब जो होना था सो तो हो गया। अब उठकर अपने बच्चों की फिक्र कर। चाची, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमला की बात सुनकर श्यामा चाची उससे कहती है, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ चाची, कहो ना। मेरी चाय की टपरी के पास में जगह खाली है, वहाँ पर तू अपनी भेलपुरी लगा ले, 4 पैसे ही कमाएगी बेटा। कमला श्यामा चाची की बात मान लेती है और अगले ही दिन श्यामा चाची की दुकान के साथ भेलपुरी बनाने का एक ठेला लगा लेती है। अपने पति की तरह कमला भी बहुत अच्छी भेलपुरी बनाती है। उसकी भेलपुरी स्वादिष्ट होने के कारण उसका काम चल निकलता है। अब दूर दूर से लोग उसकी भेलपुरी खाने आने लगते हैं। कमला ने अपने ठेले का नाम रामचरण भेलपुरी का ठेला रखा था। धीरे धीरे कमला का काम इतना बढ़ गया था कि उसे एक भेलपुरी बनाने की फैक्ट्री खोलनी पड़ी और उसने कई कारीगरों को उसमें काम भी दिया। अब कमला लोगों को दुकान में भेलपुरी के अलावा पैकेट में भेलपुरी बनाकर भी बेचने लगी, जिससे कि उसके भेलपुरी की दूर दूर सप्लाई होने लगी और कमला की बनाई भेलपुरी रामचरण भेलपुरी के नाम से कई शहरों में बिकने लगी और कमला के बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। कमला इतनी कामयाब होने के बाद भी श्यामा चाची को नहीं भूली थी। एक दिन श्यामा चाची जब कमला से मिलने आई तो कमला ने श्यामा चाची से कहा, श्यामा चाची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बुरे वक्त में अगर आप मुझे सही सलाह न देती तो आज मेरा ये हाल ना होता। मुझे आपके आशीर्वाद की और आपकी सलाह की उस समय बहुत ज़रूरत थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाची। कमला की बात सुनकर श्यामा चाची की आंखें भर आई और उन्होंने कमला को गले से लगा लिया। फ्लाइंग ऑटो। नंदनगर में सोमू अपना ऑटो चलाता था। वो बहुत ही मेहनती और मिलनसार था।
वह अपने ऑटो में बैठने वाले सभी लोगों से बड़े ही प्यार से बातें करता था, उन्हें सही जगह और सही पैसे लेकर पहुंचाता था। भैया यूनिवर्सिटी चलोगे? हाँ जी, जरूर चलेंगे। कितने पैसे लेंगे आप? जो मीटर से बन जाए। ठीक है, मगर जरा जल्दी पहुंचा देना, एग्जाम के लिए मुझे बहुत देर हो रही है। सोमू तेजी से ऑटो चलाकर उसे यूनिवर्सिटी पहुंचा देता है। उस इलाके के सभी लोग सोमू को फ्लाइंग ऑटो वाले के नाम से जानने लगे, क्योंकि वह ऑटो ऐसे चलाता था मानो कि ऑटो उड़ रहा हो। सोमू का काम सही चल रहा था, बाकी सभी ऑटो वाले उससे जलने लगे। ये सोमू का कुछ करना होगा, सारी सवारियां इसी के ऑटो में बैठती है। अरे हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। एक दिन जब सोमू अपना ऑटो स्टैंड पर खड़ा कर कहीं काम पे चला गया तो एक ऑटो वाले ने उसके ऑटो की ब्रेक फेल कर दी। अब चला फ्लाइंग ऑटो, ऑटो रुकेगा ही नहीं, अब मजा आएगा। जब सोमू वापस आया तो ऑटो स्टैंड पर एक सवारी खड़ी थी। भैया आर्मी स्टेशन कैंट चलोगे, जरा जल्दी है। भाई साहब, अगर जल्दी है तो सामने वाले ऑटो में बैठ जाओ, वो फ्लाइंग ऑटो है, समय से पहुंचा देगा। हाँ हाँ आइए सर, मैं आपको समय पर पहुंचा दूंगा, बस आप ये अपना बड़ा पैकेट ऑटो के पीछे बांध दीजिए। और सोमू सवारी को ऑटो में बिठा अपनी स्पीड पकड़ लेता है और स्टेशन कैंट की ओर चल पड़ता है। बाकी सभी ऑटो वाले उसके जाते ही हंसने लगते हैं। हा 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 हा, अब आएगा मजा, जब ऑटो रुकेगा ही नहीं। अब फ्लाइंग ऑटो खत्म। आधे रास्ते में आते ही जैसे ही सोमू ने स्पीड कम करने की कोशिश की तो वह देखता है कि ब्रेक तो लग ही नहीं रहे। अरे अरे, मेरे ऑटो को क्या हो गया, मेरी ब्रेक क्यों नहीं लग रही? तभी वह आदमी कहता है, क्या हुआ भैया ऑटो वाले, तुम्हारी तो स्पीड कम नहीं हो रही, एक्सीडेंट करोगे क्या? अरे अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप फिक्र ना करें, मैं आपको सही सलामत पहुंचा दूंगा। सोमू ऑटो को गलियों से निकालकर एक खुली सड़क पर ले आता है। तभी ऑटो में बैठी सवारी बोलती है, अरे भैया ऑटो वाले, तुम फिक्र न करो, मैं अभी पीछे बंधा पैराशूट खोल देता हूँ। क्या कहा सर, पैराशूट? हाँ हाँ पैराशूट, तुम्हें पता नहीं मैं आर्मी में हूँ और अपना पैराशूट लेकर कहीं जा रहा था। और उसने ऑटो में बैठे बैठे ही हाथ बाहर निकालकर पैराशूट की रस्सी खोल दी और पैराशूट के खुलते ही हवा का दबाव कम होने से ऑटो की स्पीड कम हो गई और ऑटो रुक गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। भैया धन्यवाद तो आपका भी, आप सबको सही समय पर पहुंचाते हैं ना, लेकिन बाकी लोगों से सावधान रहे। सोमू उस आदमी का धन्यवाद करता है और अपना ऑटो सही कराकर फिर से चलाने लगता है और फ्लाइंग ऑटो खत्म नहीं होता। पेट्रोल चोर। नैयापुर गांव में एक दिन मंगत नाम का एक व्यापारी बाहर गांव से चटाई बेचने आता है। उसके पास एक पुरानी मोटरसाइकिल थी जो बहुत ही ज्यादा पेट्रोल पीती थी। वह अपनी मोटरसाइकिल पर सामान रख गांव में बेचने आता था। चटाई ले लो चटाई, रंग बिरंगी चटाई। अरे ओ चटाई वाले, चटाई तो देना, तुम्हारी चटाई तो बहुत अच्छी है, मुझे 5 दे दो। बहन जी, आज सारा माल खत्म हो गया है, आज तो मेरे पास अभी 2 ही चटाइयाँ हैं, अगर आप कहें तो मैं कल 3 नई चटाइयाँ लेकर यहाँ पहुँच जाऊँगा। हाँ हाँ ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है। मंगतराम अगले दिन 3 चटाई लेकर उनके घर पहुँचता है और देखता है कि घर में कोई नहीं है और घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। बार बार घंटी बजाने के बाद भी घर से बाहर कोई नहीं निकलता। लगता है कोई नहीं है घर में, कल आऊंगा। उसी वक्त अचानक मंगत की मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाता है। लगता है आज भी इसका पेट्रोल खत्म हो गया, अभी तो कोई बिक्री भी नहीं हुई, घर कैसे जाऊं? मंगत राव वहां खड़ी गाड़ी में पाइप डालकर पेट्रोल निकाल लेता है। यह तो बड़ा अच्छा आइडिया है, पेट्रोल खरीदने की जरूरत ही नहीं है। और फिर वह अगले दिन से यही करने लगा। जो भी गांव वाला घर नहीं होता वह उसकी गाड़ी से चुपचाप पेट्रोल निकाल लेता। ये ठीक है, मेरी चटाइयाँ भी बिक जाती हैं और आने जाने का पेट्रोल भी मिल जाता है। गांव के लोग परेशान होने लगे।
अरे भाई, हमारे गांव में ये पेट्रोल चोर कौन है? जितना भी पेट्रोल डालो अगले दिन खाली हो जाता है। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। गांव वाले चोर को पकड़ने की तरकीब बनाते हैं और सभी गाड़ियों को एक जगह खड़ा कर देते हैं और हर गाड़ी में पेट्रोल की जगह पक्का रंग डाल देते हैं। तभी मंगतराम वहां आता है। अरे भाई, आज सबकी गाड़ियां एक साथ क्यों खड़ी हैं? कल यहाँ गाड़ियों की एक प्रतियोगिता होने वाली है, इसीलिए सब यहाँ लाइन से खड़ी हैं। मंगतराम सोचता है, फिर तो ये सभी पेट्रोल से भरी होंगी। आज रात बड़ी बोतल लाऊंगा और सबका तेल निकाल लूंगा। मेरे कई दिन निकल जाएंगे ऐसे। रात में जब मंगल तेल निकालता है तो उसके सारे मुंह और कपड़ों पर पक्का रंग चढ़ जाता है। एक गांव वाला उसे देखकर शोर मचाता है, और पकड़ो पकड़ो चोर, पकड़ो पकड़ो पेट्रोल चोर। गांव वाले चटाई वाले की खूब पिटाई करते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं, चोरी करना बुरी बात है।